सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टेस्ट जो हम सिलेक्शन फेज में लेते हैं, ठीक है। हमने कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट की बात की, हमने फिजिकल एबिलिटी टेस्ट की बात की, हमने वर्क सैंपल टेस्ट की बात की, फिर हमने सच टीवी चैनल का एक नया मेथड भी एक्सप्लोर किया कि सम टाइम लोग ट्रायल बेसिस पे कुछ दिन के लिए रखते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसको ऑफर की जाए या ना की जाए। फिर हम बात कर रहे थे पर्सनैलिटी टेस्ट की, ठीक है। उसमें हमने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का भी रोल डिस्कस किया। अ, जो इस पे पर्सनैलिटी पे डिफरेंट लिटरेचर मिलता है, उसमें आपका एक एमबीटीआई के शायद आपने नाम सुना हो, मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर, ठीक है। वो बड़ा पॉपुलर है। और दूसरा बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो पर्सनैलिटी पे जिन पे आपको इजीली लिटरेचर भी मिल जाएगा और इनफैक्ट इनका पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब आपको मटेरियल एक्सेस आप कर सकते हो, ठीक है। एक है एमबीटीआई, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है। ये भी पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल है एक। और एक है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। हम कुछ पर्सनैलिटीज को अभी डिस्कस कर लेते हैं। आई वुड लाइक कि ये कोई आपकी असाइनमेंट नहीं है, ना कोई क्विज है, लेकिन जब कभी आपको टाइम मिले, ठीक है, गूगल पे पर्सनैलिटी असेसमेंट क्वेश्चनर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, या पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कभी ना कभी आप अटेम्प्ट जरूर करो और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानो। देखो, हम अनफॉर्चुनेटली हर चीज पे टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हम अपनी जात पे बहुत कम टाइम लगाते हैं। हमेशा हमें अपना ना तो स्ट्रेंथ पता होती है, ना वीकनेस पता होती है। जैसे अभी मैंने कहा कि पर्सनैलिटीज आपको पता है, तो आपने कहा हमने पढ़ी नहीं। द थिंग इज कि हमें पर्सनैलिटीज का पता होना चाहिए कि हम किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और कौन कौन सी पर्सनैलिटी से लोग मतलब और लोगों में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है। और वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो खास पर्सनैलिटी को डिटरमिन करती हैं या बताती हैं कि ये उस पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें एक पर्सनैलिटी हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। एक पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्ट्स, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ज्यादा सोशल होते हैं, टाकेटिव होते हैं, इनकी बातें करने वाले, ठीक है। और फिर इनमें कॉन्फिडेंस भी इंतहा का होता है, क्योंकि आप इनको देखोगे डिफरेंट इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, गैदरिंग्स में भी होंगे, ठीक है। जरा नहीं हेजिटेट करेंगे, ठीक है। इनको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट होना, ठीक है। इसका प्लस भी है, माइनस भी है, वो हम उस तरफ आते हैं। कोई बता सकता है प्लस माइनस क्या हो सकता है? एक वो बंदा जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इवेंट्स में, डिस्कशंस में, ठीक है, मीटिंग्स कह लो, कोई भी फोरम है उसके अंदर बहुत ज्यादा बात करता है, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो ये वो लोग हैं जो जिनको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट होने का प्लस और माइनस क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सर अगर इसमें कोई एबिलिटीज हैं तो वो सामने आ जाएंगी, ठीक है, अगर कोई ऐब है तो वो भी सामने आ जाएगा, ये माइनस है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा बोर है तो देयर इज पॉसिबिलिटी शायद वो बातों बातों में ऐसी भी कोई बात कर जाए जो मतलब ऑन स्पॉट, या जैसे वो हम कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है, बिल्कुल सही। ये सना असद का एक प्लस पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिएगा आप। और क्या माइनस हो सकता है इसका, डिसएडवांटेज? सो माइनस ये हो सकता है क्योंकि हर एनवायरनमेंट सेम नहीं होता। किसी हम्म एनवायरनमेंट में जो है वो कम बातें करने वाले भी होते हैं, तो इस तरह से वो बोर भी हो सकते हैं उस बंदे से। प्लस ये और बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस तरह देखो, की चीजें जो है इसमें वो इसमें एक प्लस और एक माइनस बिल्कुल आपका एक्सीलेंट बड़ा अच्छा पॉइंट बताया हमजा का। सना एक पॉइंट ऐड कर लें आप। ये बड़ी अच्छी बात बताई हमजा ने कि सम टाइम ये होता है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको बहुत ज्यादा आप बोलते हो, ठीक है, बोलना बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन करना, पार्टिसिपेट करना, ये बहुत ही एक उम्दा क्वालिटी है। हम उसको मतलब डिग्रेड नहीं कर रहे, या हम उसको ये नहीं कह रहे कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना, कि आप ये चीज फील कर सको कि अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या क्या मेरे बारे में वो राय कायम कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज को भी साथ आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो ये एक्सट्रोवर्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद बहुत पसंद है, लेकिन वही बात है ना कि अगर आप बिल्कुल एक ही पर्सनैलिटी पे मोल्ड हो जाते हो ना, ठीक है, तो आप शायद वही बात है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सम टाइम आप जब अपना असेसमेंट क्वेश्चनियर्स करोगे ये पर्सनैलिटी के, तो आपकी कुछ परसेंटेजेस आएंगी। मिसाल के तौर पे आकाश का ये भी आ सकता है कि 60% तो एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन इतने परसेंट वो इंट्रोवर्ट है।
ठीक है। तो आप और इसमें और भी बहुत मुख्तलिफ किस्में हैं पर्सनैलिटी की, तो आप अपने आप को जरूर असेस कीजिएगा। तो ये होगी एक्सट्रोवर्ट लोग। इसी के ऑपोजिट एक होते हैं इंट्रोवर्ट लोग। वो क्या होते हैं, तो बता सकते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सर शर्माते हैं और वो ज्यादा मतलब हम्म, उनके लिंक्स ज्यादा से बोलते नहीं कम्युनिकेट है, करने में झिझकते हैं। बिल्कुल सही। सना, ये फैसल का कॉन्फिडेंस पॉइंट की है। कमी होती है, कॉन्फिडेंट की कमी होती है उन लोगों में। बिल्कुल सही। ये फरहान और पहले फहीम थे आई गेस, या फैसल थे शायद। ये लास्ट पॉइंट किसका है? फैसल सर। फैसल। ये सना, इन दोनों के पॉइंट्स ऐड कर लो। अच्छा, इसमें ये बड़ा इन्होंने वैलिड पॉइंट्स बताए कि इंट्रोवर्ट्स के बारे में ये बड़ा कॉमन है कि वो बड़े मतलब शाय होते हैं, इनके शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं, झिझक झिझक होती है, ठीक है, बोलते कम है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताऊं, इसके प्लस भी कुछ कुछ हैं। मतलब ये लाजमी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा शाय हैं। कुछ लोग रिजर्व रखते हैं अपने आप को। रिजर्व समझते हो, यानी कि वो अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, और जब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई डिस्कशन की जरूरत आती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। तो वही बात जी है सर, कि बिल्कुल। हाँ, वही बात है कि कुछ इसके प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं, ठीक है। तो एक परफेक्ट अप्रोच तो यही है कि आप अपने काम से काम भी रखो, और जब जरूरत पड़े तो डिस्कस भी करो, पार्टिसिपेट भी करो, इवेंट्स में हिस्सा भी लो, ठीक है। लेकिन अगेन, बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाओगे ना कि बहुत ही ज्यादा डिस्कशन में जा रहे हो, ठीक है, तो वो जैसे पहले पॉइंट्स आए कि वो आप क्या बोले जा रहे हो, या सम टाइम आपको कुछ चीजें नहीं भी बोलने वाली होती सिचुएशन में, तो वो भी आपसे गलती हो सकती है। इंट्रोवर्ट की भी अगर एक साइड पे चले जाओगे, तो बहुत ही ज्यादा अगर शाय हो, तो अगर किसी मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो रिजर्व भी रहो, लेकिन उसकी भी कोई हद है। ऐसा नहीं कि मतलब लोग आपके बारे में यही परसीव करने लग जाए कि यार ये तो शायद इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और ये हमें करीब नहीं आने देता। सम टाइम लोगों की परसेप्शन ये भी होती है। तो ये तो नहीं कह रहा कि आप हर टाइम ही लोगों के बारे में सोचने लग जाओ कि वो क्या सोचते हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टिल आप जब एक टीम का हिस्सा होते हो ना, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए कि यार मेरी सराउंडिंग में लोगों की मेरे बारे में कोई गलत परसेप्शन तो नहीं है, ठीक है। आखिर परसेप्शन भी तो किसी चीज पे ही बनेगी ना, ऐसे तो कोई परसेप्शन नहीं बना लेता, ठीक है। तो आप बैलेंस अप्रोच के साथ वैसे बंदे को रहना चाहिए। तो ये दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए, एक्सट्रोवर्ट, सर इंट्रोवर्ट। लेकिन जी जी। सर इंट्रोवर्ट की ठीक है, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो चीज़ होती है वो ये है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब अगर आप सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो, तो जो लोग बोल रहे होते हैं, जो आइडिया शेयर कर रहे होते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जर्व करके उसकी बेटर यूजेज भी जो है ना आप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ये ये कासिम। एक जो है उसमें हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा बनने को जो है ना वो देता है। हमेशा अगर टॉकेटिव हो या जो है ना हर चीज़ में अगर आप शामिल होते हो, तो वो होती है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। एक्स तो वो ऐसे ही है, अगर बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो फिर नुकसान के जो है ना दे सकती हैं। तो बिल्कुल सही। इंट्रोवर्ट ठीक है, थोड़ा बंदा जो है ना वो लिमिटेड होता है, लेकिन ये है कि अब बंदा चीज़ों को संभाल के रख रहा होता है, और चीज़ों को जो है ना जब ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो एक्शन करता है। तो एक प्लान सारी चीज़ों का उनके पास होता है। तो ठीक हो मेरा गया। ख्याल है कि एडवांटेज ज़्यादा जो है ना उसकी इंट्रोवर्ट की ज़्यादा है उसके मामले में। बिल्कुल सही। ये सना, ये कासिम का पॉइंट ऐड कर लें। अच्छा, ये कासिम ने बड़ी अच्छी बात की कि इंट्रोवर्ट्स के प्लस ये भी है कि वो रिजर्व तो रहता है, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज होती हैं, ठीक है। वो इस तरह कि वो देख रहा होता है कि सिचुएशन या माहौल में क्या हो रहा है, ठीक है। कौन आपसे कह लो सिंसियर है, कौन आपसे नॉलेज हाइड कर रहा है, ठीक है, कौन आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखो, इंस्टेड कि आप बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव हो के शायद कुछ ऐसी बातें भी कर जो आपको नहीं करनी चाहिए एज पर द सिचुएशन या एज पर द सर्कमस्टांसेस। तो ठीक, बिल्कुल सही। इसके ये चीजें भी इसको प्लस देती हैं। लेकिन अगेन वो है ना म्याना रवि, मतलब यू शुड रिस्पॉन्ड एज पर द सिचुएशन। जहां तक मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि ना एक एक्सट्रीम पे जाओ ना दूसरे एक्सट्रीम पे जाओ। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप बीच में रहोगे तो आप बड़ा मोहतात होके आगे कैरियर की तरफ मूव करते जाओगे। अच्छा, देन कम्स एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है एग्रीएबलनेस, ठीक है, या एग्रीएबल। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ताउन करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेट है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे अनकंडीशनल आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। अनकंडीशनल सपोर्ट से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल, कासिम की मैं हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार ये कासिम अच्छे ओहदे पे है, तो कल ये मुझे नवाजेगा। अब देखो,
यहाँ पे कॉपरेशन तो है नो डाउट, लेकिन जो मेरी इंटेंशन है वो थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम कासिम, ठीक है। तो एग्रीएबल वो लोग हैं जो बड़े कोऑपरेट करते हैं, ताउन करते हैं, लेकिन शायद इनके नजदीक वो जो रिवार्ड वाला एक एलिमेंट है, देखो ह्यूमन नेचर है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि हम किसी के साथ अगर एक दो बार अच्छा करेंगे तो हम ये भी सोचेंगे कि यार अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ये इसको कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि यार मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ और आपसे कुछ लोगों को कोऑपरेशन से बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो उन्हें खुशी होती है, तो ये बहुत बहुत एक मतलब ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपके अंदर वो पर्टिकुलर खुदा ने वो एक एलिमेंट डाला है, ठीक है। तो ये हो गया एग्रीएबल, जो बड़े कोऑपरेटिव लोग होते हैं। देन कम्स इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी एक पर्सनैलिटी का एक कंपोनेंट है, कह लो पर्सनैलिटी की एक डिफरेंट टाइप है। ये वो लोग होते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इमोशंस पे कंट्रोल करना, ठीक है, अपने एंगर पे, गुस्से पे काबू पाना, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है, मैं आपको जब इंटरव्यू स्टेज पे जाएंगे तो मैं आपको कुछ मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा, ठीक है, कि कैसे वो आपके साथ डिफरेंट रिएक्ट करते हैं या आपके साथ ऐसा एक्ट करते हैं कि आप आगे से गुस्सा हो। अगर आप गुस्सा होगे तो शायद आप पैनिक हो जाओ, या वो अगला बंदा ये देखना चाह रहा है कि आप गुस्से को कैसे काबू करते हो, ठीक है। तो ये चीजें भी बंदे को पता होनी चाहिए कि मैंने कैसे काम डाउन होना है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता है कि आउज़ पढ़ने से, अगर आप खड़े हो बैठ जाने से, पानी पीने से, ठीक है, या अपने फ्रेंड से बातचीत करके आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये वो लोग होते हैं या ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट है जो बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, काम को ऑन करना और फिर उसको पाया तक मील तक पहुंचाना। आप लोगों ने देखा होगा दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारी ये जिम्मेदारी है या नहीं, शायद वो किसी और पे डाल दें। लेकिन अगर आप किसी को कोई खास टास्क दो ना, वो बड़ा उसको ऑन करते हैं और उसको वो बखूबी संजाम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या उसके अगेंस्ट उनको कोई रेमुनरेशन मिली है, कंपनसेशन मिल रही है, ये कुछ भी है जो उनको काम दिया गया है वो उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेट है। देन कम्स एक सिक्स्थ पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसको कहते हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, जो नए आइडियाज लेके आते हैं, ठीक है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, ठीक है। और हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स वही जाता है जो रिस्क टेकर होता है, जो इनोवेशन पे बिलीफ रखता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ये लेस का रिसेंटली एक वो आया था चिप्स का पैकेट, जिसके ऊपर ना वो एक जिप कह लो या एक वो कुछ स्ट्रिप्स ही होती थी कि अगर आपने थोड़ी सी चिप्स खा लिए तो आप ऊपर से फिर उसको बंद कर देते थे, ताकि अगर जो चिप्स रह गई है उसके अंदर वो खराब ना हो। नॉर्मली क्या होता है कि पैकेट खोला तो हम सारी उसको खत्म कर देते हैं, या थोड़ी सी बच भी जाए तो हम रख देते हैं, लेकिन वो देयर आर चांसेस कि वो खराब हो जाएगी। तो उन्होंने बीच में एक कॉन्सेप्ट लाया था, बीच में स्ट्रिप लाना है, स्ट्रिप या वो जिप सी, ताकि वो पैकेट बंद हो जाए, ठीक है, और जितनी खा ली वो ठीक, जितनी रहेगी उसको बंद कर लो। अब ये वो स्टेप्स हैं जो इनोवेशन पे बेसिकली बिलीव करते हैं, ठीक है। इसी तरह के और बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, ठीक है। ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस ही देख लो, अटेंडेंस की, पहले वो रजिस्टर्स होते थे, लेकिन कोई तो था ना जिसने सोचा कि यार मतलब ऐसी डिवाइस लेके आए जो फिंगरप्रिंट से बता दे कि कब बंदा आया कब बंदा गया, चेक इन चेक आउट, ठीक है। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो इनोवेशन पे बेस करते हैं। इट मींस कि वो सर ये जोन पे पर्सनैलिटीज जो हम बात कर रहे हैं ये भी इसी में आता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही। और एक चीज बताओ, टेक्नोलॉजी में तो नो डाउट इनोवेशन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप इनोवेशन नहीं लाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। नोकिया का हाल आप सबको पता है, देवर मतलब एट द टॉप इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन फिर जब वो एंड्रॉइड पे नहीं compete कर सके तो उसके बाद आपके सामने ही है कि वो उनका ऐसे बेचारों का सामना वो खात्मा हुआ। इंशाल्लाह दे विल कम बैक, वो उस पर दोबारा काम करें, लेकिन जब वो आप डिक्लाइन में एक बार जाते हो ना तो दोबारा उठना आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम। तो आपको साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्वाइवल भी करना है और अपने कंपेटिटर्स के साथ ऑब्वियसली आपको compete भी करना है। जैसे जोंग आया 4G लेके, टेलीनॉर ने 4.5G पे काम करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि 4G लाएंगे तो हम सरवाइव कर सकेंगे, 4.5G लाएंगे तो हम एक स्टेप आगे निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, वो चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, जो भी सेक्टर हो, ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं सर्वाइवल के लिए, स्टे करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पढ़े हैं,
अगर सभी लोगों ने एमबीए किया हुआ हो, चाहे कुछ ने रिफा से किया हो, कुछ ने लम से किया हो, नस से किया हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल एक कैंडिडेट अपने आप को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकता है? अगर उसने कोई ऐसी यूनिक प्रोजेक्ट्स किए हों, अगर उसने कोई सर्टिफिकेशंस की हों, तो देखो अब हैं सारे एमबीए, लेकिन एक एमबीए ऐसा है जिसने कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, जिसने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जिसने वॉलंटियर बेसिस पे काम किया हुआ है, या जिसने कोई इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स की हुई हैं या वर्कशॉप्स कराता है, अब उसको एक अपर एज मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो आपने अपने आप को यूनिक खुद बनाना होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, योर एबिलिटीज, योर वर्क, कि आपका वो टैलेंट बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटीज क्लियर है आपको? जी सर। अच्छा, ये वैसे इसकी मैं यस सर। स्लाइड, अच्छा सर, एक बात है जी 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 आकाश, सर, इनकी स्लाइड, अच्छा ठीक है सर, स्लाइड है ना इनकी सर, ये जो ये अभी स्लाइड में आप सारी दिखाएंगे। हैं, ये सारी हैं, लेकिन मैंने उस टाइम इसलिए नहीं आपके सामने की क्योंकि वो ना फिर वो स्टूडेंट्स रीड करने लग जाते हैं, तो रीडिंग के लिए आपके पास ये मटेरियल सारा अवेलेबल है। मैं सिर्फ पहले इसको ओके इसलिए सर। बता रहा था ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर जब हम इसको स्लाइड से पढ़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यस सर, ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो हसन ने बीच में एक बात की थी, हसन सर हमारे मैंने साथ, एक चीज पूछ जी जी हमजा पूछें। सर मैंने ये आपसे एक मतलब जनरल टॉक है ये कि ये सारी चीज़ें एचआरएम में वैसे होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि 10% मेजॉरिटी सिर्फ इस चीज़ पे अमल करती होगी, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मोस्टली सिफारिश एक बहुत जो है वो एक नेगेटिव चीज़ है हमारे यहाँ पे, कोटा सिस्टम है और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी फैलाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का क्राइटेरिया हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होगा तो ये है कि मेरिट पे लोग ऊपर आएंगे और उससे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल होगा। हमजा, मैं आपकी एक बात का जवाब भी दे दूं, क्योंकि आप सारे कुछ जॉब माशाल्लाह करते हैं, कुछ ने आगे जाके जॉब हंटिंग करनी है, फिर मैं कासिम का भी पॉइंट लेता हूँ। यार देखो, ये जो हमारे जहन में एक परसेप्शन है या मिसकंसेप्शन कह लो, या ये जो एक चीज डली हुई है ना कि जो रेफरेंस सिस्टम है, या जो पर्ची सिस्टम है, या ये जो नेपोटिज्म है, ये है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसकी परसेंटेज इतनी भी नहीं है जितनी हम लोगों ने समझी हुई है। एक छोटी सी बात है, मिसाल ले लेते हैं, हम 18 पार्टिसिपेंट्स अभी बैठे हुए हैं ना, हम एक कंपनी बनाते हैं, हमने रख ली अपने मर्जी के लोग, लेकिन यार ये भी तो बताओ ना कि अगर मैंने सारे रेफरेंस की बेस पे अगर हायरिंग कर ली, या सारे या मैंने मेरिट पे ना लिए, मतलब चाचा मामे के लोग अगर रख लिए, ठीक है, सॉरी टू से, तो मैंने काम भी तो करवाना है ना। अगर मेरे पास डिजर्विंग लोग, मेरिट वाले लोग नहीं होंगे, तो इट मींस कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खुद ही लगा रहा हूँ, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलता है रेफरेंस सिस्टम, लेकिन यार ये जो भी था, हसन था या हसीब, जिसने भी पॉइंट कहा, अगर आपके अंदर वो टैलेंट या स्किल्स है ना, हमजा सॉरी हमजा, अगर आपके अंदर स्किल्स या टैलेंट है ना, तो आप कई रेफरेंस वालों से अच्छे हो, आपने उसको शो कर दिया कि यार हाँ मेरे अंदर कुछ है, वो स्पार्क है, वो स्पार्क नजर आना चाहिए। हम मार खाते हैं उस स्पार्क को दिखाने में। मैंने कहा ना, हम समटाइम्स डिग्री भी ले लेते हैं, सीजीपीए भी बड़ा अच्छा ले लेते हैं, शायद हमारी सीवी इतनी अच्छी ना डिजाइन हो, शायद हमें इंटरव्यू देना ना आता हो, शायद हम उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड ना कर सकते हो, या हमें अपने आप को सेल ना करना आता हो। सेल इन अ सेंस कि जब आप किसी चीज को बेचते हो ना, तो आप कैसे बेचते हो कि यार इसमें ये चीजें अच्छी हैं। ऐसे ही होता है ना, मार्केटर या सेल वाला कहता है यार ये इसमें ये चीजें अच्छी हैं। तो हमजा जब अपने आप को जॉब के लिए पेश कर रहा है इंटरव्यू में, तो हमजा को ये बताना चाहिए कि मैं ये चीजें मेरे में अच्छी हैं, इस वजह से मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ उस जॉब के लिए। आ रही समझ? लेकिन सर मैंने एक इशू ये भी देखा है ना इसमें, क्या बोला कि हमारी सीवी नहीं आगे फॉरवर्ड होती तो हम अपने आप को स्पार्क कैसे शो करें। हासन देखो, बात सुनो, मैंने कहा कि एग्जिस्ट करता है रेफरेंस सिस्टम में, उसे डिनाई नहीं कर रहा, और इनफैक्ट आई हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ इश्यूज, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये कोई अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा। आई वेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, आई वेंट टू द सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, देन आई मूव टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सेक्टर। ये वो है जहाँ पे मैंने काम किया, इनके अलावा अल्लाह का शुक्र है काफी ऑफर्स आई, कहीं से जगहों से रिजेक्ट भी हुआ। द थिंग इज कि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कहीं पे भी कोई रेफरेंस नहीं था। मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लकीली, अगर आपके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर सारी सलाहियतें हैं, मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आगे भी जाके सीखूंगा। आपकी जब लर्निंग स्टॉप हो जाए ना,
तो समझो ये आपके एक डार्क डे है, मतलब आपकी वो स्याह दिन है आपकी तारीख का। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द थिंग इज कि कहीं ना कहीं वो रेफरेंस सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो मेरिट पे रखते हैं और उनकी परसेंटेज ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि अगर सब कुछ ही रेफरेंस पे हो जाएगा तो काम कौन करेगा यार? इस चीज को भी तो सोचो, काम भी तो लेना है ना हमने। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। देखें, मैं कोई आर्गुमेंट आपसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अब एक बंदे को कुछ भी नहीं पता, वो एक फ्रेश जो है वो ग्रेजुएट हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कहीं जॉब के लिए जाता है, उसको गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं पता होता, अब वो ठीक है, जाता है वहाँ पे। अब जब वो इस तरह की चीजें देखता है, वो डेफिनेटली वो एक डिमोटिवेट होगा, यार हमारा ऑब्वियसली, कल्चर ऐसा, बिल्कुल हमारी ये सही, सारी चीजें बिल्कुल ऐसी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ 4 से 5 जगहों पे हो चुका है और मैं बिल्कुल वैलिड था, लेकिन होता है, बस मैं उसके मानता हूँ। बस हो गया ये सारे मसले। तो मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस जो है वो बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो चुका है। मैं परसेंटेज भी उस हवाले से मैंने दी थी, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में मैं बिल्कुल भी अमल नहीं करता नहीं, जब मैं तक एग्री मैं करता उस हूँ चीज में इन्वॉल्व होके उसको। हमजा, मैं 100% आपसे एग्री कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिस्टम नहीं है, इट एग्जिस्ट और बड़ी बुरी तरह एग्जिस्ट करता है। लेकिन और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर बार कैंडिडेट की गलती होती है। मतलब आप 100% चाहे टैलेंट पे भी हो, मेरिट पे भी हो, सम टाइम अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिजर्विंग पीछे रह जाता है और दूसरा आगे जा जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसे ही हुआ हो, तो बंदा डिमोटिवेट जरूर होता है। लेकिन यार बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज पे भी बिलीफ है कि जब खुदा एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोलता भी है। मैं आपको बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊं, फॉर द टाइम बिंग हमें शायद ये लग रहा होता है कि यार ये मैं डिजर्विंग, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिली। लेकिन जब थोड़े अरसे बाद हम सोचते हैं ना, हम कहते हैं यार शुक्र है ये चीज नहीं मिली, क्योंकि मेरे लिए खुदा ने एक बेहतर प्लान सोचा हुआ था। तो आप इस पे कामिल ईमान रखो, अपनी तरफ से एफर्ट करते रहो। ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये जॉब हंटिंग वाला जो है ना, मैं एग्री करता हूँ हमजा, मैं आपके साथ 100% स्टैंड करता हूँ। लेकिन ये टाइम गुजर भी जाता है। जब आप इंशाल्लाह आगे जाके सक्सेसफुल होगे, कैरियर आपको अच्छा मिलेगा, तो आपको इंशाल्लाह वो खुशी होगी कि यार मैंने उस पेशेंस की, सब्र किया और अल्लाह ने मुझे उसका रिवार्ड किया। डीमोटिवेट नहीं होना। जी जी सर बिल्कुल नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी विद ऑल डिसीजंस। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डिमोटिवेट नहीं हूं एटलीस्ट। बिल्कुल सही, शाबाश। कासिम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, बात की हमजा ने रेफरेंस की। एक्चुअली पहले तो हम ये देखें, रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसमें भी हमने इंटरनल जो सोर्सेज हैं वो देख लें। उसमें एक रेफरल का भी है जिसके ज़रिए जो है ना हायरिंग की जाती है कि बंदा अगर जो है ना कोई डायरेक्टर या कोई मैनेजरियल लेवल एक बंदे को रेफ़र कर देते हैं जॉब के लिए, उसको जो है ना किया जाता है। मेरा भी हमजा जो कह रहा है वैसे ही एक पर्सपेक्टिव मेरा रहा है कि जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बीइंग कैंडिडेट ये मैं सोच रहा था कि मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे अगर नहीं होता तो ये चीज़ें होती हैं, सिफारिश वगैरह ये चीज़ें ठीक है नॉर्मली होती हैं कुछ जगहों पे है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की साइड पे हम देखें तो बीइंग अगर मैं एक ओनर हूँ और मैंने बंदे हायर करने हैं, तो मैं ये चीज़ जो है ना प्रेफर करूँगा कि मैं एक बंदे को जब हायर करूँ तो उसके मुताबिक मेरी नो हाँ हो, कोई रेफरेंस मतलब हो किसी के ज़रिए जो है ना मैं उसको जानता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडिडेट हायर करती है वो बेसिकली कहते हैं कि हम जिसको हायर कर रहे हैं उस पर हमारा कोई ट्रस्ट हो, उस बंदे को हम लेके आए, ठीक है। हर एक बंदा अगर जो जो आ रहे हैं अगर वो ट्रस्ट वर्दी ना हो या दूसरी चीज़ें, तो उसके खिलाफ जो है ना उसके मुताबिक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी झिझक के साथ जो है ना उसको सेलेक्ट करती है। फर्स्ट, दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू के दौरान हर ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला वो होता है कि जो है ना वो हायर करें तो वो टैलेंट को ले लें कि बंदा ऐसा हो जो कि स्पार्क हो और उसमें और वो कैपेबल हो, उसमें एबिलिटीज़ हो, उसमें जो है ना टैलेंट दूसरों से काफ़ी ज़्यादा हो। अगर उस तरह कोई हाईलाइट इंटरव्यूज़ में नहीं आता उनके पास हाईलाइट बंदा जिसके मुताबिक जो है ना जिसकी तरफ वो चले जाएँ, तो जो रिमेनिंग है उसमें फिर उनकी वो कोशिश होती है कि वो इस तरह किसी बंदे को हायर करें कि ठीक है उनकी अगर जो है ना कोई किसी न किसी चीज़ में वो लो है, ठीक है, लेकिन वो एक ट्रस्टवर्दी बंदा हो जिसके मुताबिक जिसके लिए हमारे पास कोई रेफरेंस हो। अगर हम उसके खिलाफ फिर कोई एक्शन करें या कोई दूसरी चीज़ करें तो हमारे पास कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके ज़रिए हम उस पर फोर्स कर सकते हो।
ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन अपने जो है वो मद्देनजर रखती है, इसलिए जो है ना अगर स्पार्क या जो है ना ड्रीम लेवल का बंदा उनके पास नहीं आता, तब जो है ना वो रेफरेंस पे थोड़ा जो है ना वो जाती हैं, इसलिए कि जो है ना अपनी सेफ्टी रखने के लिए कि जो बंदा इसमें है वो हाँ, हमारे मैं पास एक चीज ऐड करूंगा। हमजा, आप सुन रहे हो मुझे? जी सर सुन। ये कासिम ने भी बड़ा अच्छा कहा। देखो, हमें एक डिफरेंस समझने की जरूरत है, ठीक है? दो चीजें हैं। एक है कि जो हम रेफरल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कासिम को आपने रखना ही रखना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? दिस इज अनफेयर, ठीक है? मतलब ये तो सरासर हमें भी पता है कि अगर मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार इसको रखना ही रखना है, तो वो इट मीन्स कि वो मेरिट पे आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप एक किस्म का प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? एक और चीज है, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं कासिम को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, और कासिम को आप चेक कर लें कि वो टेस्ट में सही है, इंटरव्यू में सही है या नहीं, आल्दो मैंने किया रेफर है, लेकिन अगर वो आपके म्यार पे पूरा उतरता है तो आप इसको चांस दे दो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जब मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक एक्सरसाइज करूंगा ना, सीवी राइटिंग, इंटरव्यू टिप्स और जॉब हंटिंग की, ये चीज मैं आपको उसमें भी बताऊंगा कि नेटवर्किंग स्किल्स अपनी बढ़ाओ। इसलिए नहीं कि वो आपको कहीं जॉब लगवा के देगा, लेकिन नेटवर्किंग का एक फायदा जरूर होता है कि वो आपको पॉसिबल जॉब ऑप्शंस पे रेफर जरूर कर सकता है। आ रही समझ? इन दोनों में फर्क है। एक है कि खास बंदा आपको लगवा रहा है, वो अनफेयर है, लेकिन एक अगर आपको रेफर कर रहा है और आप अपने बलबूते पे छा जाते हो वहां पे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसने जस्ट आपको एक ब्रिज का रोल प्ले किया है, एक रास्ता दिखाया है, आगे जो किया है वो आपने अपनी बेस पे किया है, ठीक है? तो इस ऑप्शन को अपना एक्टिवेट करो, नेटवर्किंग अपनी बढ़ाओ। जी सर। ठीक हो गया। चले, नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि इस तरह की डिस्कशंस होनी चाहिए और इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आप में से मेजोरिटी ने अभी जॉब हंटिंग की फेज में जाना है। तो इंशाल्लाह मैं एक सेशन आपके साथ करूंगा जिसमें आपको वो प्राइमरीली जॉब हंटिंग का ही होगा, ताकि आपको कहीं ना कहीं जॉब्स का पता चल सके, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सीवी बनानी है, कैसे इंटरव्यू देना है। इंशाल्लाह हम उस पर पूरी एक क्लास रखेंगे ताकि कुछ आपको फायदा भी हो इस कोर्स से। ऑब्वियसली थियोरेटिकल तो हो ही रहा है, प्रैक्टिकल भी कहीं जहाँ पे आप एचआर में काम करोगे तो आपको वो भी फायदा होगा, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट जब आगे जाके आप कैरियर को ऑप्ट करना चाहो, तो मैं चाहता हूँ कि एक सेशन आपका वो भी बड़ा हेल्पफुल हो, ताकि आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, जॉब मिल जाए, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाएगी। कमिंग टूवर्ड्स हसन है हमारे साथ, उसने एक हमसे क्वेश्चन किया था उस टाइम। हसन नहीं है हमारे साथ? यस सर, साथ हूँ। हाँ, हसन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सम टाइम हम ऐसा भी टेस्ट लेते हैं कि एक बार लिया और फिर थोड़े टाइम बाद कह लो या फिर कोई और लिया, सिर्फ चेक करने के लिए कि वो पहले उसने कैसा परफॉर्म किया और अभी कैसा परफॉर्म किया। यस सर। दो चीजें होती हैं, दो छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। एक को हम एचआर की टर्मिनोलॉजी में, एक को हम कहते हैं रिलायबिलिटी और एक को हम कहते हैं वैलिडिटी, ठीक है? रिलायबिलिटी हम कहते हैं कंसिस्टेंसी को, कंसिस्टेंट होना, यानी कि जो वो बंदा थ्रू आउट हर फेज में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उसने टेस्ट में भी कमाल किया, इंटरव्यू में भी कमाल किया, अगले टेस्ट में भी कमाल किया। ये क्या है? उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। मिसाल के तौर पे बाबर आजम इंग्लैंड की सीरीज में जाता है, पहले मैच में 76 मारता है, अगले में 100 मारता है, अगले में 150 मारता है। एक बात कर रहा हूँ, अब दिस इज कंसिस्टेंसी कि यार वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। इसको कहते हैं कि वो जो, अगर हम एचआर की दोबारा इंटरव्यू वाली फेज में चले जाएं, कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो की है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। ये होगी रिलायबिलिटी, ठीक है? वैलिडिटी क्या चीज होती है कि आप ऐसा टेस्ट लो या ऐसा इंटरव्यू लो, वो वही चीज मेजर करे जो आप मेजर करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने उससे अगर एक्सेल पे काम करवा रहे हो, तो वो इसलिए करवा रहे हो ना, उसने आगे जाके एक्सेल पे शीटें बनानी है, यानी कि बैलेंस शीट कह लो, लेजर कह लो, जर्नल कह लो, आपका ट्रायल बैलेंस कह लो, ठीक है? आप अगर उससे ईमेल्स कुछ टेस्ट ले रहे हो ईमेल्स का, तो इट मीन्स कि उसने आगे जाके कंपोजिंग करनी है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसने। अगर आप उसे कहते हो ऑफर लेटर बना के दे, तो इट मीन्स कि आप उससे ऐसे ही टेस्ट ले रहे हो जो आप चीज मेजर करना चाह रहे हो उसे। लेकिन मिसाल के तौर पे आप उसकी मेजर करना चाह रहे हो कि वो बंदा एचआर में कैसा है, और आप उससे पूछो कि परवेज मुशर्रफ भारत में गया था, तो बताओ पीर को गया था, मंगल को गया था, बुध को गया था, जुमेरात को गया था।
अब इस क्वेश्चन का उस एचआर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि उसने काम कुछ करना है और आप पूछ कुछ रहे हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, यानी कि टेस्ट या इंटरव्यू, इट मस्ट बी वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये वही चीज मेजर करे जो एक्चुअल में आप मेजर करना चाह रहे हो। आ रही समझ? अगर आप किसी से यस सर। फाइनेंस की कुछ चीज पूछना चाह रहे हो या मतलब फाइनेंस की, मिसाल के तौर पे अगर जी जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो उसके मुताबिक इसका टेस्ट हो, अगर वो हाँ मतलब अकाउंट्स के मुताबिक उसका काम है तो फिर उसको वो काम आता हो, जिस तरह डाटा बिल्कुल, एंट्री वगैरह, हाँ, कुछ बुक्स लेजर ये चीज है, वगैरह, ट्रायल बैलेंस। वैलिडिटी, ये चीज है लेकिन एक चीज यस ध्यान सर। में रखना, हम ये नहीं कह रहे कि आप जनरल नॉलेज टोटली स्किप कर दो, मतलब हरगिज ये मतलब नहीं है। आप उसकी भी परसेंटेज रखो, आप इंग्लिश की भी परसेंटेज रखो, आप चाहे मैथ्स की भी थोड़ी सी रख लो, हमें इस पे एतराज नहीं। लेकिन जो उसने थ्रू आउट एक एकेडेमिया में सारी चीज पढ़ी है, उसकी उसने फाइनेंस एक फील्ड चूज की है, उसने एचआर एक फील्ड चूज की है, उसने मार्केटिंग एक फील्ड चूज की है, तो आप उससे उसकी फील्ड का तो मेजोरिटी पोर्शन पूछो ना। तो मसला तब आता है जब आप पूछ रहे जनरल नॉलेज हो और बेचारा सारा अरसा वो एमबीए करता रहे, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। तो ये वैलिडिटी हो गई और रिलायबिलिटी हो गई कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, टेस्ट में भी वैसे ही, इंटरव्यू में भी वैसे ही, अगली स्टेज में भी वैसे ही, तो वो रिलायबिलिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था। मेरा हाँ हाँ। क्वेश्चन ये था कि ना मैंने एक जगह नोट किया कि वो जिस तरह आर्मी में शायद इंटरव्यू होता है, कहाँ होता है, हम्म, या पता नहीं किसी कंपनी में इस तरह इंटरव्यू होता है कि वो एक दफा आपको बुला लेते हैं, आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक आप है, उसका आंसर ना, आप जो उसका आंसर देते हैं ना वो नोट कर लेते हैं। ठीक है। ओ सॉरी, आवाज आ रही सर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मतलब थोड़ी देर से बाद आपको फिर वो बुलाते हैं और ना फिर वो आपसे वही क्वेश्चन पूछते हैं दोबारा, लेकिन होना ये चाहिए फिर वो चेक करते हैं कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो बराबर हैं कि नहीं, मतलब सेम देते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं है, आप देखो कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। मैं मैं मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाह मैं रहा आपकी था। बात समझ गया हूँ, लेकिन आप इस एक्टिविटी को थोड़ा सा एनालाइज करो ना। अगर आपसे उन्होंने एक टेस्ट लिया और अगली बार वो फिर टेस्ट ले रहे हैं, तो बेसिकली मेजर क्या करना चाह रहे हैं कि बंदा कहीं उसने फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी। यस सर। वो कंसिस्टेंसी चेक करना चाह रहे हैं ना, कि इसने लास्ट स्टेज में जैसा परफॉर्म किया था क्या वैसे ही कर रहा है, ये नहीं कर रहा। काउंटर यस चेक, सर। उसको काउंटर चेक कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये उसी उसी डोमेन के अंदर ही आता है कि उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आप उससे मुख्तलिफ टेस्ट इंटरव्यू मराइल से गुजार के उसको चेक कर लो कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या नहीं। या एक तरीका ये है कि अगर आपको उस पर थोड़ा सा डाउट या आप जस्ट अपनी क्लैरिटी के लिए कर रहे हो, तो आप उससे एक बार टेस्ट ले लो या इंटरव्यू ले लो, कुछ दिनों बाद फिर ले लो और चेक करो कि इसने लास्ट टाइम जो रिस्पॉन्स दिया था अभी वही है या नहीं। तो बेसिकली तो आप अगेन उसको पिछली स्टेज के साथ मैच कर रहे हो ना, तो आप चेक कर रहे हो, उसकी यस सर। कंसिस्टेंसी देख रहे हो, या उसका आप ट्रस्ट लेवल कह लो, या उसकी जो वो कितना आपके साथ ट्रुथफुल है या नहीं, आप ये चीज देख रहे हो। यस सर। जी यही देख रहे हैं, झूठ बोल रहा है सच बोल झूठ रहा है बोल ना। रहा है या नहीं। और आपको मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ तो शायद इतना नहीं है, एक टेस्ट होता है इसके ऊपर, लाई डिटेक्टर, शायद आपने नाम सुना हो। यस सर। लाई डिटेक्टर बेसिकली तो कुछ डिवाइसेस भी होती हैं, लेकिन इसको मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आपसे मैं सवाल पूछता हूँ हसन से, और मुझे लग रहा है कि हसन झूठ बोल रहा है, वैसे मैं नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे, वैसे सिर्फ एज्यूम करते हैं, तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, या शायद आपको पसीना आने लग जाए। समझ आ रही? तो यस सर। अब बात, आंसर जो भी करो, आपकी हार्ट बीट या जो आपका पसीना है या जो आपका जो चेहरे का रंग है, वो बेसिकली बता रहा है कि हसन झूठ बोल रहा है। तो कुछ कंपनीज वो भी करती हैं, मतलब पाकिस्तान में तो इतनी, खैर हम उसका इस तरह के टेस्ट नहीं लेते, लेकिन वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जॉब कैसी है। ठीक है, तो अगर तो कोई इंटेलिजेंस या कुछ इस तरह का है, फिर तो आप इस तरह के भी टेस्ट ले सकते हो ना। तो बड़ा एडवांस जी हो गया है, बड़े नए टेस्ट, नई इंटरव्यूज, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि आप ना बंदे को बड़ा छानबीन क्यों लेते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ CGPA देखा और चल भाई, वो मुख्तलिफ मरहल से इसीलिए गुजारते हैं। हमारे पास 1 मिनट है, हम बस यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।